हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 जो है आपका ग्रेविटेशन, है ना। तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका ग्रेविटेशन। अब ये ग्रेविटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई है ना। तो आपको जैसा पता है कि जैसे बहुत हमारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो उनके पास मासेस काफ़ी है, मतलब द मास ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी हाई। तो जहाँ पर मासेस ज़्यादा होते हैं ना, वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेंट होता है। जैसे आप एटम को ले लो, एटम के अंदर मास बहुत कम होगा, न्यूक्लियस के अंदर मास बहुत कम होगा कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पर जब टाइनी ऑब्जेक्ट्स जब आ जाते हैं ना, तो तब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डोमिनेंट, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज डोमिनेंट, वाइल इन केस ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, ग्रेविटेशन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ग्रेविटेशन की शुरुआत स्काई ऑब्जर्वेशन से हुई। ग्रेविटेशन की शुरुआत स्काई ऑब्जर्वेशन से हुई। अब पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे? पुराने ज़माने के अंदर जो है लोग स्काई को बहुत ऑब्जर्व करते थे, और वो जो हमारे पास प्लैनेट्स वगैरह है, स्टार्स वगैरह, उसकी पोजीशन भी रोज़ रोज़ अच्छी तरीके से याद करते थे, है ना। मतलब याद रख सकते थे वो कि कल वो स्टार वहाँ था, आज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो स्टार ऑब्जर्वेशन से, स्काई ऑब्जर्वेशन से और प्लैनेट्स और स्टार्स के ऑब्जर्वेशन से ग्रेविटेशन की शुरुआत होती है। तो ग्रेविटेशन की शुरुआत में सबसे पहले बहुत पहले जो है ना, वहाँ पर सबसे पहले टॉलेमी एक पर्सन या एक बंदा, जिसने टॉलेमी ने सबसे पहले जो है जियोसेंट्रिक थियरी उसने सबसे पहले दी। अब ये जियोसेंट्रिक थियरी में क्या हुआ? तो जियोसेंट्रिक थियरी में उसने ऐसा बताया कि द अर्थ इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसने क्या बताया जियोसेंट्रिक थियरी में कि अर्थ जो है ना, तो अर्थ जो है इट इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। उसने ये बताया कि इट इज सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, ऑल द स्टार्स इंक्लूडिंग सन, ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, they revolve around the sun, they revolve around the earth, not sun, they revolve around the earth in circular orbits, है ना, in circular orbit। सबसे पहले ये थियरी आ गई। आज हम लोग जानते हैं कि ये थियरी इनकरेक्ट है ना। आज हम लोग आराम से जानते हैं कि ये थियरी इनकरेक्ट है। तो टॉलेमी जो है उसने सबसे पहले क्या कर दिया? उसने सबसे पहले जो है जियोसेंट्रिक थियरी जो है वो बताई, और उसके हिसाब से जो है अर्थ जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और ये पूरी की पूरी जो है ऑल द स्टार्स एंड प्लैनेट्स दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन एन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो ये वाला जो है उसने सबसे पहले बताया। कुछ सालों तक ये थियरी जो है लोगों के मानने में आ गई, लोग मानते भी थे क्योंकि उस वक्त लोगों को ज़्यादा पता नहीं था। फिर उसके बाद जो है दूसरी एक थियरी निकोलस कोपरनिकस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दी। तो निकोलस कोपरनिकस इसने एक हीलियोसेंट्रिक थियरी इसमें ऐसे बताया। उसने ऐसा बताया कि थियरी ऑफ टॉलेमी जो है ना वो इनकरेक्ट है। उसने ये बताया कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स का सन जो है वो सेंटर है, और ऑल द प्लैनेट्स एंड स्टार्स इंक्लूडिंग अर्थ दे रिवॉल्व अराउंड द सन, दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, है ना। उसने ये बताया कि सन जो है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है,
और उसके आसपास अर्थ है, सारे प्लैनेट्स है, सारे स्टार सन के आसपास घूम रहे हैं। ऐसा जो है निकोलस कोपरनिकस ने पहले बताया। आज हम लोग जानते हैं कि यह थियरी इनकरेक्ट है। सन कोई सेंटर नहीं है यूनिवर्स का, या तो स्टार्स जो है वो सन के आसपास कभी भी रिवॉल्व नहीं करते, है ना। और फैक्ट बात तो ये है कि हमारे पास जो है जो हमारा यूनिवर्स है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मोर देन वन यूनिवर्सेस आर आल्सो देयर, क्वाइट पॉसिबल है, हमको नहीं मालूम उसके बारे में। तो हमारा तो जो सन है ना, वो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, है ना, उसका एक स्टार है। जैसे एक गैलेक्सी है उसके अंदर जो है 10⁻11 स्टार्स होते हैं, 10⁻11 स्टार्स होते हैं एक गैलेक्सी में, है ना। ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज और है। एक गैलेक्सी में 10⁻11 स्टार्स, एग्जैक्ट फिगर तो किसी को भी नहीं मालूम, ये अप्रोक्सीमेटली है ना। तो 10⁻11 जो है नियरली 10⁻11 स्टार्स होते हैं, और ऐसी 10⁻11 गैलेक्सी से मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टार्स अभी तक जो एस्टिमेट किए हैं वो 10⁻22 है। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ये वाला जो है, ये गैलेक्सी का क्या मतलब होता है, क्लस्टर ऑफ स्टार्स। यहाँ पर एक क्लस्टर हो गया, यहाँ पर ये दूसरा क्लस्टर हो गया, बीच में कुछ स्टार्स हो सकते नहीं हो सकते। तो क्लस्टर्स जो है ऐसे जो है यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्स में जो है गैलेक्सीज है, इसके ये जो है सही है। और यहाँ पर जो हमारी गैलेक्सी है उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, उसके सेंटर में एक ब्लैक होल है, और ये जो सन जो है ना, इस ब्लैक होल के आसपास घूम रहा है विद द स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकंड। सन जो है, ये ब्लैक होल जो है इसके आसपास घूम रहा है हमारी गैलेक्सी के अंदर विद द स्पीड ऑफ 250 किलोमीटर पर सेकंड, और अर्थ जो है सन के आसपास भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एवरीथिंग इज इन मोशन, तो सभी चीजें जो है मोशन है। अभी कुछ साइंटिस्ट ऐसा बता रहे थे कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही है, ऐसा भी कुछ जो है पॉसिबिलिटी है, इसके बारे में हमको नहीं पता। अब उसके बारे में जो है प्लैनेट्स ऑब्जर्वेशन के बारे में, एक प्लैनेट ऑब्जर्वेशन, प्लैनेट्स ऑब्जर्वेशन, उसके बारे में एक बंदा था जिसका नाम था टाइको ब्राहे। उसने क्या कर दिया, उसने पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी जो है लगा दी किसमें, ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट के ऑब्जर्वेशंस में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। अब उसकी डेथ के बाद उसने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, उस ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस किसने किया मालूम है? उसका एनालिसिस उसी का स्टूडेंट था जिसका नाम था केपलर, जॉन केपलर। और जॉन केपलर ने उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें से उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद जो है जॉन केपलर ने 3 रूल दिए फॉर प्लैनेटरी मोशन, है ना। मतलब प्लैनेट्स की मोशन जो थी ना, उसके बारे में उसने 3 रूल दिए, है ना। तो सबसे पहले तो जो है ये सारी बातें हो गई। अब टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी जिंदगी में प्लैनेट का ऑब्जर्वेशंस किया, प्लैनेट्स का जितना भी ऑब्जर्वेशंस ऑफ प्लैनेट्स किया। फिर उसके डेथ के बाद उसी का स्टूडेंट जॉन केपलर, उसने जो है 3 रूल्स दिए जो हमारे पास प्लैनेटरी मोशन के लिए 3 रूल जो है उसने दिए। अब ये रूल्स क्या है ना। तो पहला वाला रूल है दैट इज आल्सो नोन एज रूल ऑफ ऑर्बिट। तो केपलर्स ने 3 रूल दिए। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो उसने पहले लॉ में क्या किया कि हम लोग जो है हम लोग ऐसे जानते हैं कि जैसे सन के आसपास सारे प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं। हमको ऐसा अभी तक पढ़ा
ऐसे पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसने क्या कहा कि ऑल द प्लैनेट्स, पहला वाला उसने ये कहा कि ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व around the sun, you know, all the planets revolve around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit, है। तो सारे जो प्लेनेट्स थे वो सन के अराउंड में जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करते हैं with the sun situated at one of the foci of the ellipse, है ना। उसने क्या कहा कि आप ऐसा मानते थे जैसे कि सन है, सन के आसपास सर्कुलर ऑर्बिट में जो है प्लैनेट्स मोशन करते हैं, ये गलत चीज है, ये नहीं होता। सन जो है उसके आसपास जो है जो सारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करेंगे। जैसे ये वाला हमारे पास मर्क्यूरी आ गया, अब अर्थ जो है यहाँ पर ऐसे मोशन करेगा, फिर मार्स जो है ऐसे मोशन करेगा आपकी तरफ, फिर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जितने भी प्लैनेट्स मोशन करते हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में ही मोशन करते हैं। अच्छा, इलिप्स के बारे में मैंने जैसा आपको बता दिया कि ये कोई एक ऐसा करता है, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई इस तरह ऐसे जो है मोशन करेगा। अब ये इलिप्स जो है ना, ये सर्कल का ही एक पार्ट है। मतलब जो मैथ्स वाले हैं वो पढ़ोगे कि इट इज जनरल फॉर्म, जनरली ये जो है सर्कल ही, मतलब इलिप्स जो है वो सर्कल जो आगे आपको फिजिक्स में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक मतलब इट इज वन पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो देखिए ये वाला अगर इलिप्स है ना, तो इलिप्स जो है उसके दो फोकस होते हैं, उसके दो सेंटर्स होते हैं, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। जैसे सर्कल है उसका 1 सेंटर है, तो इलिप्स के दो सेंटर्स होते हैं 1 एंड 2, फोकस 1 एंड फोकस 2। अब यहाँ पर ये फोकस 1 है जिसको हम लोग F1 कहेंगे, और यहाँ फोकस 2 है जिसको हम लोग F2 कहेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक की मतलब ये वाली जो हमारे पास एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का दोनों सेंटर में से पास होते हुए जो एक्सिस है, इसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस। जो बड़ी वाली होगी इसको हम लोग कहेंगे मेजर एक्सिस, है ना। और एग्जैक्टली ये मेजर एक्सिस के सेंटर में से पास होती हुई और उसके परपेंडिकुलर है, उसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस, उसको हम लोग कहेंगे माइनर एक्सिस। अब यहाँ से यहाँ तक जो है इसको हम लोग कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस। यहाँ से यहाँ तक इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, है ना। और इसको यहाँ से यहाँ तक सेमी माइनर एक्सिस, और ये भी सेमी माइनर एक्सिस। तो ये वाली कितनी एक्सिस होंगी, सेमी मेजर एक्सिस, इसको भी कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस। कितने सेंटर्स जो है, इसके दो सेंटर हुए। तो उसने क्या कहा केपलर ने कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोसाई। मतलब सन या तो यहाँ पर होगा या तो हम लोग उसको यहाँ पर कहेंगे। ये वाला सन जो है या तो यहाँ पर होगा या तो हम लोग यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो ये वाला हमारे पास सन है, ठीक है, ये वाला हमारे पास सन है। तो इससे इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो ये मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है केपलर का हमारे पास पहला लॉ आ गया। नाउ द सेकंड लॉ ऑफ केपलर। अब सेकंड लॉ क्या है, तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर या केपलर सेकंड लॉ, इसको हम लोग जो है कहेंगे लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब क्यों
लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, इसके बारे में भी लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो चलिए इसके बाद में, या तो लॉ ऑफ एरिया भी हम लोग कहेंगे, एंगुलर मोमेंटम मत कहना इसको हम लोग लॉ ऑफ एरिया कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ एरिया, यस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये वाला आपके पास इलिप्स है, यहाँ पर सन, ये सन यहाँ पर है ना, और प्लैनेट्स ऐसे घूम रहा है, यहाँ पर प्लैनेट्स ऐसे घूम रहा है। सपोज ये P1 से P2 पर आता है, सपोज ये P1 से P2 पर आता है, तो दिस मच इज द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट। ये वाला इतना एरिया जो है, इसने सपोज 2 मंथ्स में इतना एरिया स्वीप किया है ना। और यहाँ पर सपोज कोई और टाइम पे, सपोज ये प्लैनेट की पोजीशन P3 है और फिर बाद में यहाँ पर ये P4 है, तो ये वाला जो है एरिया, ये वाला एरिया A1 है और ये वाला एरिया A2 है। अब सेकंड लॉ ऑफ केपलर क्या है मालूम? तो इट इज सेइंग दैट द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time, in equal interval of time। क्या मतलब इसका? The line joining the planet and the sun sweeps equal area। अगर सपोज 2 मंथ में उसने इतना एरिया A1 कवर किया है, इतना एरिया कवर किया है, और बाकी के कोई भी 2 मंथ ले लो, तो उसके अंदर जो है ये प्लेनेट यहाँ से यहाँ पर जाएगा, तो ये वाला एरिया भी जो है वो सेम ही होगा। दैट मींस A1 is equal to A2। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ केपलर, द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट and the sun sweeps equal area in equal interval of time। so ये वाला जो है line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time, ये जो है second law of Kepler। तो this is going to be the second law of Kepler। चलिए अब ये वाला हो गया, उसके बाद जो है हम लोग थर्ड लॉ ऑफ केपलर देखते हैं। ये लॉस जो है सिर्फ प्लैनेट्स के लिए है बेटा, स्टार्स के लिए नहीं है। दिस लॉस आर ओनली फॉर प्लैनेट्स। तो ये वाला हम लोग देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ। वो क्या कहते हैं? वो ऐसे कहते हैं, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड of the planet is directly proportional to the cube of semi-major axis of the elliptical orbit of the planet। मतलब क्या मालूम कि सपोज यहां से ये वाला हमारे पास सन है और ये वाला प्लेनेट जो है यहां से ये पूरा सर्कल, मतलब पूरा इलिप्स जो है यहां पर कवर करता है, तो उसको टाइम पीरियड टी कहते हैं। अच्छा, ये टाइम पीरियड टी जो है कितना होता है? 1 ईयर का अराउंड होता है। सपोज हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ ने अपनी मोशन यहाँ से स्टार्ट की और फिर ये ऐसे पूरे घूम के इलिप्टिकल ऑर्बिट में वापस ऐसे आ जाएगी ना, तो जितना टाइम पीरियड होगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसको हम लोग कहेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी कैन से a क्यूब। a क्या है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपके पास सेमी मेजर एक्सिस a है और यहाँ से यहाँ तक का भी जो है आपके पास a है। So t square is directly proportional to, we can say, a cube। So the square of the time period of the planet is square of time period of the planet is directly proportional to the cube of
the semi major axis of the planet. So t square is directly proportional to a cube, है ना। अब जो है कोई ये वाला हमारे पास सन है ना, और कोई जो है प्लेनेट इससे भी बड़ी जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। ये छोटी सी इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है तो उसका टाइम पीरियड कम होगा। कोई प्लेनेट जो है बड़ी इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है तो उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, मतलब उसका ईयर जो है ज्यादा होगा। आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो 365.25 डेज का हमारे पास अर्थ का टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का, है ना। वो अर्थ के आसपास 365.25 डे में पूरा जो है एक बार रिवॉल्व करती है। लेकिन आप मार्स का देख लो, वो 600 के आसपास कुछ डेज है, और उससे भी ज़्यादा जो है आपके पास यूरेनस वगैरह का जो है इससे भी जो है ज़्यादा जो है हमारे पास टाइम पीरियड है। तो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ केपलर, है ना। तो ये वाला केपलर का हमारे पास थर्ड लॉ आ गया। ओके, सो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट बनाते जाइए। अब हम लोग जो है सबसे पहले आएंगे, 3 लॉ पढ़ने के बाद हम लोग जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या तो ये न्यूटन ने हमको बताया था तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि ये बताने वाला हमारे पास और कोई नहीं लेकिन न्यूटन था। अब न्यूटन ने क्या बताया, तो न्यूटन ने ये बताया, देखिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, every object or a particle, every object or a particle of the universe attracts every other object or a particle attracts, बेटा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट और a particle of the universe attracts every other object or a particle with the force which is directly proportional to product of the two masses and inversely proportional to the square of क्या होगा ये, inversely proportional to the square of the distance between the two masses, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स F is directly proportional to m1 m2। क्या है m1 m2? देखिए ये वाला मास m1 है और ये वाला मास m2 है। अब ये वाला मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा और ये वाला मास इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जैसे इसने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का हर ऑब्जेक्ट, हर मतलब पूरे यूनिवर्स का, जैसे मैं हूँ तो मैं ये व्हाइट बोर्ड पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हूँ, ये व्हाइट बोर्ड मुझ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैं जो है इस सीलिंग पे सीलिंग मुझ पे, मैं फैन पे फैन मुझ पे, मैं जो है अर्थ पे अर्थ मुझ पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। मतलब एवरी पार्टिकल, आप बैठे हो यहाँ पर तो आप जो है यहाँ पर जहाँ कहीं भी आप बैठ के ये लेक्चर देख रहे हो वहाँ से ये डेस्क जो है वो आप पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, आप उस डेस्क पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो।
जितने भी वाटर के पार्टिकल्स है वो सभी आप सभी पर जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना। अब ये क्यों लगता है इसकी हमको नहीं मालूम है। ये वाला जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों लगता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फंडामेंटल फोर्सेस, है ना। ये फंडामेंटल फोर्स है, ये लगता है, लेकिन ये क्यों लगता है ये हमको नहीं मालूम। कितने लोगों ने बताया कि ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल होता है, ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल होता है जो उसके एक्सचेंज से ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, लेकिन ये एक थियरी है, इसको अभी तक प्रूफ नहीं मिला है। तो देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स attracts every other object of the universe with the force which is directly proportional to the product of the two masses। मतलब ये मास m1 है, ये मास m2 है, ये मास m1 और m2 जो है ये दोनों का प्रोडक्ट m1 m2 हो जाएगा, इसके प्रोपोर्शनल में जो हो जाएगा, एंड f is also directly proportional to 1/r²। r क्या है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच का जो है डिस्टेंस है। डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाएगा, इसका सेंटर ले लेंगे और इसका भी सेंटर ले लेंगे, तो दोनों के सेंटर के बीच का जो है हम लोग उसका डिस्टेंस करेंगे। तो f is directly proportional to m1 m2 and f is directly proportional to 1/r²। ओके, इतनी नोट बनाइए, वीडियो को पॉज करके इतनी नोट बनाइए। फिर आगे हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऐसे कि f is directly proportional to m1 m2 upon r², ये दोनों को कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाकर इक्वालिटी की साइन अगर मैं रख देता हूँ तो ये वाला आ जाएगा कांस्टेंट g, है ना, और ये वाला m1 m2 upon r²। नाउ व्हाट इज दिस g? g is nothing but it is universal, it is universal gravitational constant। ये वाला आपके पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो g is equal to, we can say इसकी वैल्यू है 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये वाला जो है हमारे पास f is directly proportional to m1 m2 upon r², so f is equal to g times m1 m2 upon r², where g is universal gravitational constant। यह g का वैल्यू है 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये वाला जो है आपके पास g का वैल्यू है। तो अगर कोई आपको पूछे कि न्यूटन का जो है लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आपको यही बताना है कि द लॉ ऑफ universal law of gravitational universal law of gravitation of Newton is this। ये वाला आपके पास है F is equal to g times m1 m2 upon r²। ये वाला जो है ना आपके पास स्केलर फॉर्म है, ये वाला आपके पास स्केलर फॉर्म है ना, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r², या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं g टाइम्स। अब आपने ऐसे पढ़ा होगा कि हम लोगों ने तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा पढ़ा है, F is equal to mg, हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ये दोनों लोग एक ही है, आपको पढ़ाऊंगा मैं कि ये दोनों जो है एक ही लोग के दो अलग अलग पार्ट है। देखिए यहाँ पर g आता है which is universal gravitational constant, और यहाँ पर स्मॉल g आता है, स्मॉल g आता है। ये स्मॉल g जो है ना, इट इज नॉन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये क्या है इनका, ये है आपके पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अब इसकी वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जबकि ये g की वैल्यू क्या है, समझ में आया। तो दोनों के अंदर जो है थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये फर्क के बारे में हम लोग जो है आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारे पास स्केलर फॉर्म हो गया। अब कोई बोलेगा वेक्टर फॉर्म भी है इसका क्या, यस वेक्टर फॉर्म भी है। अब देखिए बेटा वेक्टर फॉर्म क्या होगा यहाँ पर। तो अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि डिराइव universal law of
ग्रेविटेशन इन अ वेक्टर फॉर्म, इन अ वेक्टर फॉर्म, है ना। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हमको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिराइव करना है तो हम लोग उसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? तो लेट अस अज्यूम दैट मास m1 is here and mass m2 is here. Mass m1 is having position vector r1 bar and mass m2 is having position vector r2 bar. So you will have to assume that here the two masses, आपको लिखना है पहले as shown in the figure, two masses m1 and m2, two masses m1 and m2 having their position vector, having their position vector r1 bar and r2 bar are exerting gravitational force on each other. ये आपको ऐसा थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर as shown in the figure, two masses m1 and m2 having their position vectors r1 bar and r2 bar are exerting gravitational force on each other. अब ये वाला जो m1 है ये m2 को अपनी तरफ खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स और m2 m1 को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। ये वाला जो है सपोज ये वाला f बार है, सपोज ये वाला जो है फोर्स f बार है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ये वाला फोर्स जो है जो m2 लगा रहा है m1 पे, ये वाला इस डायरेक्शन में f1 डैश बार, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, f1 बार और f2 बार और f1 बार या तो f बार और f डैश बार ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जो है ऑपोजिट है। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ न्यूटन f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। ये वाला तो स्केलर फॉर्म हो गया। अब सपोज इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर r के है तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर की हमारे पास क्या जरूरत है, या यूनिट वेक्टर क्या करता है, वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक में अगर इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आगे पे तो ये डायरेक्शन में आपको फोर्स मिल जाएगा। हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया, लेट अस अज्यूम दैट फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 और m2 इस f डैश, किसी बुक में f1 2 बार लिखा है, किसी बुक में f2 1 बार लिखा है ना, ऐसे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा f1 2 बार f2 1 बार, लेकिन ये सारे के सारे जो कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं f और f डैश बार ही लिखता हूँ, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये डायरेक्शन में हमारे पास r के जो है ये डायरेक्शन में हमारे पास आ गया। चलिए अब ये डायरेक्शन में आ गया तो f बार इज इक्वल टू वी कैन से g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये r के है ना, तो r के इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f बार। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्हाट इज दिस r के, तो r के इज नथिंग बट इट इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच हैज ओनली फंक्शन टू प्रोवाइड द डायरेक्शन। तो r के इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ f बार, ठीक है। अब f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और ये r के पे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कैसे हम लोग देते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, याद है या नहीं याद है ना। तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड विल बी यूनिट वेक्टर। तो f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा r बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के पास r बार कैसे मिलेगा, तो देखिए बेटा यहाँ से यहाँ तक ये वाला r2 बार है और r बार इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाई r बार इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 on m2 इज इन दिस डायरेक्शन। वो
m1 कहता है तो मेरे पास आ जा, है ना, m2 को क्या कहता है मेरे पास आ जा, तो ये डायरेक्शन में बुला रहा है। तो अगर ये वेक्टर r बार है तो क्या हमारे पास r2 बार प्लस r बार इज इक्वल टू r1 बार नहीं होगा। देखिए ये इसका हेड है, ये टेल है, ये हेड है, तो ये वाला हेड और टेल को मिला दिया तो ये वाला हमको फाइनल मिला ना, तो ये वाला r बार हमको क्या मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी r1 बार माइनस r2 बार। ठीक है, तो r बार की जगह पे r1 बार माइनस r2 बार हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरी भी एक चीज कि अगर मैं ऐसा लिखूं a बार, ये वेक्टर हो गया, और इसका मॉड्यूलस जो है मॉड्यूलस ऑफ a बार, तो इसको मैं a भी लिख सकता हूं। तो क्या मैं मॉड्यूलस ऑफ r बार को मैं r नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वाला जो है हम लोग वहां पर लगाते हैं, तो f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर r बार क्या लिखेगा, तो r बार इज इक्वल टू r1 बार माइनस r2 बार, और यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा r बार। सो f बार इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 अपॉन r क्यूब, और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको r1 बार माइनस r2 बार। व्हाट इज दिस, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2, है ना, ये f डैश हो गया। ओके, तो इतनी नोट बनाइए, इतनी नोट बनाइए। फिर उसके बाद जो अगर आपने लाइव लेक्चर्स में लिख लिया तो फिर वापस भी नोट बनाइए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो m2 भी m1 पे फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स कितना होगा f डैश, और उसका वैल्यू कितना होगा f बार जितना ये होगा, है ना, लेकिन उसकी साइन आपके पास ऑपोजिट होगी। तो f डैश बार इज इक्वल टू माइनस f बार, तो f बार कितना हो गया माइनस g टाइम्स m1 m2 अपॉन r क्यूब इंटू r1 बार माइनस r2 बार। तो ये वाला f डैश बार कितना हो गया, तो इट इज g टाइम्स m1 m2 अपॉन r क्यूब, और ये वाला आपके पास हो गया r2 बार माइनस r1 बार। तो ये वाला अगर हम लोग इसको यहाँ पर अंदर की तरफ ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो f डैश बार इज दिस। तो हम लोगों ने क्या प्रूव किया, हम लोगों ने ये प्रूव किया कि f बार वो क्या है, f बार इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय m1 ऑन m2। ये कितना है, g टाइम्स m1 m2 अपॉन r क्यूब इनटू मॉड्यूलस ऑफ मॉड्यूलस नहीं इनटू ब्रैकेट r1 बार माइनस r2 बार, और ये f1 f डैश बार कितना है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ओके, तो इतनी आपके पास नोट होनी चाहिए, तो ये वाला नोट बनाइए। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।